तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 10 का आपका मॉडल पेपर सेट आ गया है 4 ये है, देख रहे होंगे। तो यह मैथमेटिक्स का जो मैथ्स का आपका है वो कुछ जो आपका सेट 4 आ गया। चलिए हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा, पीडीएफ के साथ मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। कहाँ पर मिलेगा मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। 49 क्वेश्चन टोटल है, 3 आवर्स आपको मिला हुआ है, फुल मार्क्स आपके 90 हैं। क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार दिए हुए हैं, एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए, ताकि परीक्षा में सेम टू सेम यही चीज़ रहेगा, तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और आप एग्जाम हॉल में बहुत कम समय में इन सारी चीज़ों को पढ़ के दे पाओगे, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा किस तरह से खंड में बांटा हुआ रहता है, क्या क्या लिखा हुआ रहता है। चलिए तो सेक्शन ए में आते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। सभी एक नंबर वाले 1 से 30 तक प्रश्न है ना, सभी ऑब्जेक्टिव हैं। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि हमने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जैक बोर्ड बोर्ड आभा, है ना, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, नाम देख लीजिएगा टेलीग्राम ऐप पर। इसका लिंक भी मैंने दे दिया है इस ग्रुप का, बोर्ड आभा जैक बोर्ड का। लेकिन बहुत सारे बच्चे ग्रुप के लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो क्या करें, टेलीग्राम ऐप खोल ले और बोर्ड आभा जैक बोर्ड जो दिख रहा है उसको लिख के सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। नवा बार बोर्ड आभा 2 चैनल है हमारे, और जितने भी क्वेश्चन पेपर है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने हिंदी का, सोशल साइंस का, आपका एसएसटी का, सभी का मैंने डाल दिया सॉल्यूशन, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए 140 का भाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा है। राइट 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। तो 140 का आपको पता होगा, देखिएगा अभाज्य गुणनखंड हर बार आ रहा है, तो आप सभी अभाज्य गुणनखंड की प्रैक्टिस कर लें कैसे होगा। 140 का हमको निकालना है, तो 2 से जाएगा 270, है ना, फिर 2 से 35 और फिर 5 7 जा 35, तो 2 इंटू 2 5 7, तो क्या होगा 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर 5 इंटू 7, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि किसी बहुपद px के लिए जो नीचे ग्राफ दिया गया है, शून्यकों की संख्या क्या है। कहीं पे भी x एक्सिस के लिए जो पार हुआ है वहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ ने x एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं किया, काटा नहीं है, तो 0 इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि x एक्सिस को जितना जगह ग्राफ काटता है उतना ही शून्यक होता है, तो यहाँ पे तो एक भी जगह नहीं काटा, तो शून्य कितना हो जाएगा 0। अगला देखिए निम्न से द्विघात समीकरण है, कैसे छाटना मैं बता दे रहा था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 आएगा और x - 2 का स्क्वायर से भी एक ही एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इधर क्यूब आ जाता है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a³ + b³ + 3ab × a + b, तो ये भी नहीं होगा, a³ में आ जाएगा, ये भी a³ में आ जाएगा, तो आपका यही आंसर सही होगा, क्योंकि इधर 2x² आएगा ये साइड और ये साइड आपका x² रहेगा, तो x² घट जाएगा, तो x² बचेगा, है ना। तो थर्ड का ए ऑप्शन सही होगा। इसका मैं एक तरह से खोल के आंसर दिखा देता हूँ कि कैसा आंसर सही होगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे खोला है इसका आंसर सभी का। ये इसका मैंने पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ के इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पहले आप पूरा देख लें। तो देखिए इसको खोलेंगे तो देखिए आंसर आपको इतना आएगा। कैसे खोलना है, एक कॉमन ले लिया और खोल दिया मैंने, तो खोलने के बाद देखिए कितना आंसर आ रहा है, x² - 11x + 8। ये किसके फॉर्म में है, x² + bx + c। यही आपका द्विघात समीकरण का रूप होना चाहिए, जहाँ पे a = 0 ना हो, तो यही आ गया, तो यही ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 24 में देखिए आपको यही पूछ रहा है कि tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री क्या होगा। यही क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। तो इसका आपको पता होगा कि tan थीटा को हम tan 90 - थीटा भी लिख सकते हैं, वही मैंने किया है। 90 में 60 25 घटेगा तो कितना आएगा, 65 ही आएगा। तो मैंने अभी भी कोण को बदला नहीं है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद है कि tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसको मैंने cot 25 डिग्री कर दिया, और cot 25 ऊपर भी हो गया, cot नीचे भी हो गया, तो कितना आएगा, एक आंसर आपका सही होगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4th तक मैंने करा दिया, 4th का आंसर मैंने बता दिया, 1 आंसर सही होगा, 4 का बी आपका सही होगा। अगला देखिए समांतर श्रेणी 4 10 16 22 के लिए सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर मतलब डी। आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है कितना 10, और a1 कितना दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है आपका 4। तो आपको पता होगा d = क्या होता है, d = a2 - a1 होता है। तो क्या होगा 10 - 4, कितना आंसर आएगा 6। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। देख लीजिए अब सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर दिया है। 4 10 16 22 का a1 4 है, a2 10 है, तो सार्वंतर d = a2 - a1 से कितना हो जाएगा, 10 - 4 = 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको मैंने बताया है, ये याद रखिएगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल में बात कर रहा हूँ। 6 नंबर में देखिए पूछ रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको पता है कि आर त्रिज्या वाले आपका जिसका आर रहता है, ये त्रिज्या आर त्रिज्या जिसका रहता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, केंद्र से उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आधा वृत्त का जब पूछेगा कहीं पे ऐसे, तो आपको याद रखना है कि बाई हाफ हो जाता है ना, उसका हाफ से गुना कर देते हैं, मतलब आधा इसका होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और मैं कॉमन बता दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा ये चीज़ कि अगर वृत्त का परिमाप दिया जाए तो ये होता है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का अगर दिया रहेगा तो ये साथ में जुड़ जाता है। तो ये इसके कारण क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा आधा, लेकिन प्लस डी लिख दीजिएगा। डी क्या है यहाँ पे, व्यास है, याद रखिएगा, है ना। तो इसका मैंने चित्र के साथ भी सॉल्यूशन बता दिया है। पीडीएफ में आप अगर देखना चाहेंगे तो चलिए पीडीएफ में हम आपको दिखा देते हैं फोटो में। देखिए तो ये मैंने बताया है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा इसका क्षेत्रफल। चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है 7th नंबर में, देख रहे हैं कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रशांत किसके शांत है। तो आपको दशमलव प्रशांत किसके शांत रहता है, आपको ये बात आपको पता होना चाहिए कि हर जो है सभी का हर किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 दी पावर n इंटू 5 दी पावर m के रूप का होना चाहिए। चलिए देखते हैं कटाने के बाद कौन आता है कौन नहीं आता है। तो देखिए इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, है ना। तो ये आ जाएगा 2/3 के बराबर, 2/5 के बराबर, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ये देखिए तो हर है 2 इंटू n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में। हाँ है, n यहाँ पे कितना है 0 है और m कितना है 1 है। तो आ गया, आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए 0 से या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो है। तो ये आपका शांत हो जाएगा इसका। लेकिन इसका देखिए तो 343 का क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 तो नहीं आ रहा है। तो चलिए आपका किससे जाएगा, इस किसी से भी कटेगा, लेकिन हर में आपका 3 और 5 के अलावा अलग चीज़ आ जाएगा। तो आपको बाकी सब में देखिए यहाँ पे 7 घुस गया है, यहाँ पे भी कुछ घुस जाएगा, लेकिन यहाँ इसका सरलतम रूप में नहीं घुसा है। जहाँ जैसे कि आपको मैंने बताया 343, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे कटेगा, है ना। 7 से आ जाएगा, 7 चौके 28 और 6 7 9 13, फिर 7 7, देखिए 7 के रूप में आ जा रहा है, वही मैं कहना चाह रहा था। अब अगला देखिए संख्या 6 72 120 का मासा पूछ रहा है। तो 6 का आपका रूप क्या होगा, 2 इंटू 3 कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूँ अभी बाहर वीडियो में। 72 का क्या आता है मैंने बता दिया। अब 72 का देख लीजिए तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 2 बार होगा, इंटू 3 इंटू 3। 120 का क्या होता है याद रखिएगा, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 गुने 5। तो देखिए तो मैच क्या यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सिर्फ 2 1 2 मैच हो रहा है ऊपर से। तीनों में कॉमन होना चाहिए, याद रखिएगा तीनों में, और 3 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, 1 3 सिर्फ कॉमन आ रहा है। तो 2 तिया कितना हो गया, 1 2 कॉमन आया और 1 3, तो कितना आ गया 2 तिया 6। क्या बोलते हैं इसको, मासा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से बना भी दिया है, देखिए फॉर्म भी बता दिया है इसका आंसर, देखिए इस फॉर्म में, इसलिए शांत होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने आंसर बता दिया है, तीनों का यहाँ पे अलग अलग मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, यहाँ लिख दिया है, और लिख दिया कि तीनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। अब मिला के भी देख सकते हैं कि 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है। बाकी इसमें 2 अब है ही नहीं, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 है और इसमें 3 है, बाकी कोई चीज़ मिल नहीं रहा है। तो उभयनिष्ठ 2 और 3 है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए एक और देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद जो दिख रहा है इसका शून्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए कि कैसे बनेगा। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u को हम 0 के इक्वल मान लेंगे और कॉमन ले लेंगे 4u को, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो ये आपको बन जाएगा, और शून्य में आपको एक इधर आ जाएगा और एक इधर चला जाएगा, आपको ये पता होगा। तो 4u बराबर 0 एक हो जाएगा, और एक u प्लस ये वाला टर्म 0 प्लस 2 पाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो u इधर से 0 आ जाएगा एक आंसर, एक आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2, ये 2 उधर चल के जाके -2 हो जाएगा, है ना। तो शून्य क्या क्या है, 0 और -2, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए 10th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है 4 और गुणनफल भी दिया हुआ है 1। तो द्विघात द्विघात बहुपद को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है, शून्यकों को गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। द्विघात समीकरण का रूप आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। एक चीज़ सिर्फ ध्यान देने का बात है, यहाँ पे माइनस होता है, याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये भी चीज़ याद रखिएगा।
और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है C/A। यहाँ पे शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए तो इस फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमको 4 दिया, 4 पुट कर दिए और अल्फा डॉट बीटा का 1 वैल्यू दिया तो दे दिए और पुट करने पर इतना आंसर आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 11वें नंबर में कि विविक्तर आपका 0 और डी आपका जो है अगर 0 से छोटा रहे तो इसमें मूल क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार यहाँ से भी देख लीजिए। आंसर क्या होगा, काल्पनिक। ए ऑप्शन आपका सही होगा, मिला लीजिएगा। और एक चीज़, ये सारी चीज़ें याद रखिए, परीक्षा में आपके आ रही हैं बार बार विविक्तर पर, तो ये याद रखना है आपको कि जब डी 0 से बड़ा होता है तो 2 वास्तविक अलग अलग मूल प्राप्त होते हैं। जब डी बराबर 0 होता है तो 2 वास्तविक बराबर मूल प्राप्त होते हैं। और जब डी 0 से छोटा हो जाता है तो काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 12th का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, ऐसे होता है जिसमें ये कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें बोल रहा है कि कोसेक थीटा क्या होता है, जिसमें ये आपको याद रखना है पी होता है, ये एच होता है, बी होता है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा साइन थीटा का P/H होता है, तो देखिए उसी से हम निकाल लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, P मतलब लंब और H मतलब कर्ण, है ना। तो कोसेक थीटा आपको पता होगा 1/sin थीटा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12 का। तो देखिए 12 का बी ऑप्शन आपका सही कौन हो जाएगा, ये। चलिए अगला देखिए 13th और ऊपर का, इसका ऊपर का आंसर होता है काल्पनिक। याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को मैंने बताता गया हूँ, है ना। अब नीचे दिए गए DE समांतर BE दिया हुआ है। चित्र में देखिए DE समांतर आपको क्या दिया हुआ है BC। तो बोल रहा है कि AD का मान क्या होगा। थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा होगा, तो चलिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके कैसे मैंने बनाया है यहाँ देख लीजिएगा। थेल्स प्रमेय के प्रयोग से देखिए यहाँ पे ऐसे आपका चित्र गया था, है ना। यहाँ पे AB चित्र एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। हाँ, ABC को DE काटा था, ठीक है, वही मैं कर रहा था। ABC और इधर DE, ये चित्र आप देख के चित्र को समझ सकते हैं कि DE समांतर किसके है, इसके। तो आपको पहले पता है थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, एक ही अनुपात में विभाजित होंगे, है ना। तो AD का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ नहीं है और DB का वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट कर दिए, है ना। EC का वैल्यू पुट कर दिए, AE का वैल्यू पुट कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आ गया देखिए, तो कटने के बाद यहाँ पे मैंने कटाया है तो 2.4 इसका आंसर सही निकला। अब देखिए बच्चों, किसी बिंदु की 0 0 और ओरिजिन से दूरी क्या होगी। बिंदु, आपको दूरी सूत्र याद होगा, क्या मैंने बताया था कि x2 - x1 का स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर होता है, आपको बताया था मैंने। तो देखिए यहाँ पे तो मूल बिंदु है तो 0 0 इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया दूरी सूत्र बराबर x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर। तो मूल बिंदु 0 0 हो गया तो उसको x1 y1 मानेंगे, तो 0 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आपको आएगा। देखिए ना, ये वाला टर्म तब फालतू में चला जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका आंसर सही होगा किसका, 14 का। 15 नंबर देखिए पूछ रहा है tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा, याद रखिएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, है ना। 60 का कितना होता है, 45 डिग्री का कितना होता है 1, याद रखिए यहाँ 1, यही आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। और एक और आपको 60 डिग्री का भी याद रखिएगा, कितना होता है √3। कोस 90 माइनस थीटा को पूछ रहा है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, तो कोस का साइन के साथ जुड़ा होता है तो साइन हो जाएगा। तो याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा भी आपका हो जाता है कोस थीटा, और कोस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा भी क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा, हाँ। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। 17 नंबर में देखिए पूछ रहे हैं निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये कोई वृत्त है तो ये थीटा जो बनाता है ये लघु वृत्तखंड होता है, और ये क्या होता है बड़ा त्रिज्यखंड होता है। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा क्या होता है, θ/360 डिग्री, है ना। देखिए सारे के आंसर मैंने डाल दिया है, 3/360 डिग्री इंटू क्या लिखते हैं πr²। ये आपका होता है किसका, ये आपका होता है छोटे त्रिज्यखंड के लिए। लेकिन बड़े त्रिज्यखंड का कोण कितना बच गया देखिए, तो पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, और एक एंगल अगर थीटा अगर यहाँ से ये गायब हो गया तो बाकी ये वाला कोण कितना बचा, है ना। ये वाला कोण जो मैं बता रहा हूँ, सॉरी ये वाला कोण जितना भर लाल दिख रहा है, हरा वाला, ये वाला जितना दूर तक लाल दिख रहा है उतना ही दूर तक पूछ रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 360 डिग्री, पूरा में थीटा घटा देते हैं तो कितना, इतना आ गया आपका कोण। तो कोण बटे पूरा और गुणे πr², तो यही आंसर आपका सही होगा। समझ में आ रहा है। चलिए 18 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है। 18 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है। 18 नंबर में आपको पूछ रहा है कि इनमें से गोला का क्षेत्रफल क्या है।
तो गोला का क्षेत्रफल आपको याद रखना क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। लेकिन अगर आयतन पूछता तो आयतन भी याद रखा कीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। वर्ग अंतराल आपको पूछा जा रहा है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह पूछा जा रहा है, तो वर्ग चिन्ह का आपको फॉर्मूला भी याद है क्या होता है, तो आराम से आप यहाँ पे बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है, देख पा रहे होंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और आयतन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, नोट मतलब कि नोट करवा दिया आपसे। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, तो देखिए मैंने वही किया है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 50। कैसा है देख लिए होंगे, 40 + 60 बराबर बाई 2 बराबर 50। ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना था। अब अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 20 नंबर में पूछ रहा है, एक थैले में एक थैला है जिसमें 3 आपका क्या है, आपका लाल कलर का है और 5 काली हैं। 5 क्या है, काली काली, ऐसे ऐसे करके काली हैं। तो आपको इसका पूछ रहा है कि लाल गेंद निकाले जाए जो यादृच्छिक निकाला जाए, मतलब अपनी इच्छा से, तो इसका क्या समीकरण होगा, इसका क्या मतलब कि आपका आंसर आएगा। तो देखिए आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता ही है कि कुल अनुकूल परिणाम, जितना घटना के अनुकूल परिणाम में बटा में कुल जितने संभावित परिणाम में वो, तो 3 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाई 8, 3/8, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 3 लाल गेंदे प्लस आपका क्या है 5 काली गेंद है। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 3, आपके मतलब आपके काम से अनुसार जुड़ा हुआ है, लाल गेंद निकाल रहे हैं तो उसकी 3 आपका घटना के अनुकूल संख्या है, बाकी संभावित संख्या 8 है, तो 3/8 हो जाएगा ना, क्योंकि लाल की संख्या 3 है और बाकी टोटल की संख्या कितना 8। यही तभी फॉर्मूला बताया कि जिसकी ज़रूरत होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, निकल लिया। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर से क्या पूछ रहा है, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होता है। अभी मैंने बताया कि हर अगर इस रूप में है तो उस भिन्न का जो होगा दशमलव प्रसार वो शांत होगा। तो आपको यहाँ पे शांत में गोल घेर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो शांत इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 के बाद मैं 22 में आ गया हूँ, है ना। तो 22 में देखिए आपको पूछ रहा है, अभी मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a, लेकिन अल्फा डॉट बीटा गुना वाला जब रहता है तो क्या होता है c/a। देखिए तो c/a है यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे इसका शून्य दिया हुआ है, गुणनफल पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या होता है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे शेषफल लगाएंगे तब जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो शेषफल यहाँ पे सही भराएगा। अगला देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर भरिएगा। ध्यान दीजिए एक बात मैं यहाँ पे बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ कि दो त्रिभुज की भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती, ये नहीं पूछा जा रहा। तो ये देखिए ये दोनों समरूप त्रिभुज जरूर है, एक बड़ा है एक छोटा, लेकिन इसका समरूप कोण तो बराबर ही होने चाहिए। इतना याद रखिएगा कि भुजा बड़ा छोटा हो सकता है, ये भुजा की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, देखिए ये दोनों की, लेकिन दोनों का कोण तो सेम ही रहने वाला है, तो क्या होगा, बराबर। अगला देखिए किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 5 दिया हुआ है, सार्वंतर इतना दिया हुआ है, तो ए तुमको 5 दे दिया हुआ है और डी दे दिया हुआ है 2, तो अगला टर्म आपको पता है कि a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी आएगा ना, तो क्या होगा 5 + 2 बराबर 7, यहाँ पे 7 भराएगा, है ना। एपी के प्रथम पद आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन पद आपको एनवा पद ज्ञात करना है एन, तो एन का फॉर्मूला आपको पता होगा a + n - 1 × d होता है। तो चलिए यहाँ पे एक बार दिखवा देता हूँ आपको, सारी चीज़ें अच्छे से कवर होती जाएंगी। देख लीजिए मैंने सारे का रीजन भी डाल दिया क्यों मैंने ऐसा किया है ना। अब 25 नंबर में देखिए आपका ए और डी दिया हुआ था, तो यहाँ से आपको मैंने निकलवा दिया a2। अब 26 नंबर में देखिए आप जो अभी देख रहे हैं, ए दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तो एन का फॉर्मूला आपको पता है a + n - 1 × d होता है। मैंने बैठा दिया तो आपका आंसर देखिए a + 7 + n का संख्या 8 है, 8 - 1 × d बराबर 3। आपका आंसर कितना आ जाएगा, जोड़ जाड़ के 21, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जाए देख लेते एक बार। 21 नंबर ऑप्शन आपको सॉरी कितना आपका आ रहा था, यहाँ पे 28 आंसर आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे 28 आंसर इसका सही हो जाएगा। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा, याद रखिएगा किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही टच करती है ना। अगर यही क्वेश्चन आपका आएगा कि एक बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 आंसर होगा। याद रखिएगा ये वाला भी पूछा जाता है कि किसी बिंदु से आपका जो
कोई भी होता है वृत्त, उस पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अभी आपने थेल्स पर में पढ़ा था, है ना। और आपको वृत्त केंद्र पर कोण थीटा इंतरित करती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 × πr²। आपको तो ये भी मैंने बताया कि 360 नीचे होता है। और शंकु के छिन्नक का आयतन इनमें से क्या होगा, तो शंकु के छिन्नक का आयतन अभी आपको ये दिख रहा है 1/3 πh r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर पाई प्लस r1 r2, है ना। छिन्नक का आकृति ऐसे होता है, इसलिए 2 इसमें त्रिज्या होते हैं, एक त्रिज्या ऊपर वाला और एक त्रिज्या नीचे वाला। तो इस हिसाब से मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन थे करवा दिए हैं। इसमें जितने क्वेश्चन थे आपको मैंने करवा दिया हूँ। अब बाकी लेंदी में समय मिलेगा तो मैं ज़रूर करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे और दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो सके मैं आपको जानकारी देते रहूँगा आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारे बोर्ड आभा परिवार और नव आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।